नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। राज्यसभा में गतिरोध पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जताई नाराजगी। कहा सभी पक्ष करें आत्मनिरीक्षण। असहमति, अवरोध और आंदोलन के बीच फर्क की नसीहत। नोटबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ करेगी सुनवाई। निचली अदालतों में लंबित मामलों पर रोक। पुराने नोटों के इस्तेमाल की अवधि बढ़ाने से इनकार। प्रधानमंत्री का डिजिटल अर्थव्यवस्था को जीवन शैली बनाने की अपील। कहा पुराने मामलों में अफसर नहीं करेंगे तंग। कांग्रेस पर देश की बजाय पार्टी हित को तरजीह देने का आरोप। काले धन के खिलाफ नोटबंदी की मुहिम को राहुल गांधी ने बताया ड्रामा। कहा 1% अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश। विपक्ष की राष्ट्रपति से दखल की मांग। नोटबंदी के बाद अब तक 316 करोड़ रुपए जब्त। 50% जुर्माना देकर घोषित आय का कर सकते हैं खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कल से शुरू। आइए देखते हैं पहली खबर। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आज फिर से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगाई। मौजूदा हालात को आर्थिक आपदा बताते हुए विपक्ष ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील की। हालांकि इस प्रतिनिधिमंडल में समाजवादी पार्टी, बीएसपी, एनसीपी और वाम दलों के नेता शामिल नहीं हुए। पूरे शीतकालीन सत्र में नोटबंदी का मुद्दा उठाने वाले विपक्षी दलों ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति से मुलाकात की। शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया कि सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा नहीं होने दी और इससे लोगों की दिक्कतें सदन में नहीं रखी जा सकी। सरकार हर बात को नकारी, असहमति दी, कोऑपरेशन नहीं दिया और जो लोकतंत्र के हर उसूल को उन्होंने तोड़ा और हम उन उसूलों को अपहेल्ड करने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे को ये सदन को उन्होंने ठीक ढंग से नहीं चला। ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार इसमें विफल हुआ है। It was a hasty decision. We have submitted to Honorable President. It was an unprepared decision, and this decision caused tremendous difficulties to the common masses. राष्ट्रपति से मुलाकात में समाजवादी पार्टी, डीएमके, बीएसपी, एनसीपी और सीपीएम और सीपीआई के नेता नहीं थे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रधानमंत्री से अकेले मिलने को लेकर ये दल नाराज थे। Political party, according to their own convenience, they will move forward by suppressing the feeling of others. There is no unity in the opposition also. एक मकसद था ये नोटबंदी का प्रभाव जो पड़ रहा है जनता के ऊपर। अब उस प्रभाव के बारे में हमने पहले दिन से कह रहे थे कि राष्ट्रपति महोदय को इसके अंदर शामिल करके उनको लपेटना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कुछ खास नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कोई वो एकजुटता की मतलब वो भंग हो गई या वो उसके अंदर डिसरप्शन आ गया, वो बात नहीं है। सरकार को भी विपक्ष की एकता में आई दरार पर तंज कसने का मौका मिल गया। कांग्रेस पार्टी इस विषय के बारे में पूरा कंफ्यूज्ड है, भ्रमित है। मोदी सरकार के इस पहल के बारे में पूरा देश साथ दे रहा है। वो उपचुनाव में भी हमारे सामने आ गया, इसलिए उसको देख नहीं, जमीन की हकीकत को देख नहीं पा रही है विपक्ष और कांग्रेस। 1 दिसंबर को 16 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और नोटबंदी से जनता को दिक्कतों का मुद्दा उठाया था। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस पर और बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता और सांसद गौरव गोगोई हमारे साथ हैं। गौरव, स्वागत है आपका। गौरव, राष्ट्रपति से मुलाकात और दखल की, हस्तक्षेप की मांग कांग्रेस नेताओं की, लेकिन पहली बार जब आप लोग मिले थे तो आपके साथ 16 पार्टियां थीं, लेकिन आज जब कांग्रेस ने लीड किया इस प्रतिनिधिमंडल को तो महज 4 पार्टियां। क्यों ये कमजोरी आई? देखिए, मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि विपक्ष दल नोटबंदी के खिलाफ है
उस दिन भी जब पहली बार गिरे सारे विपक्षी दल नोटबंदी के खिलाफ थे। आज भी अगर सारे विपक्षी दल से पूछे तो सरकार के हम खिलाफ हैं। बीच में कुछ टैक्टिक्स होते हैं, टैक्टिक्स पे हमारे अलग अलग होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो उद्देश्य है कि नोटबंदी गरीबों पे हमला है, अमीरों के लिए राहत है, इस पे विपक्ष एकजुट है। क्योंकि विपक्ष की जब आप बात करते हैं तो अलग अलग दलों के नेताओं के बयान जो गौरव आए, उन्होंने कहा कि जो कदम सरकार ने उठाया, जिस तरीके से लागू किया, उसे लेकर उनका विरोध है। नोटबंदी के फैसले को लेकर नहीं, सिवाय टीएमसी के। गौरव सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। गौरव, क्योंकि आप जब ये कहते हैं कि नोटबंदी के फैसले के खिलाफ हैं, तो ये भी बताना अहम है कि तमाम विपक्षी जो पार्टियां हैं, उनके नेता एक क्लैरिफाई करते रहे हैं और आज भी उन्होंने किया कि वो नोटबंदी के कदम के खिलाफ नहीं, बल्कि इस कदम को लागू करने के तरीकों को लेकर नाराज हैं। देखिए, जो उद्देश्य है कि काला धन खत्म होना चाहिए, फेक करेंसी खत्म होना चाहिए, आतंकवाद को आर्थिक समर्थन खत्म होना चाहिए, ये उद्देश्य के तो साथ है। लेकिन डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो एक कंप्लीट फेलियर हो चुका है, जिसके कारण विभिन्न जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। नोटबंदी एक बड़ा स्कैम निकल चुका है, जिससे कि जो अमीर, जो पहले 8 नवंबर से पहले उनके पास काला धन था, आज भी आईटी रेट में वही काला धन पाया जा रहा है। तो काले धन पे तो कोई रुकावट नहीं आ रही, लेकिन गरीब को अपना पैसा नहीं मिल रहा। तो नोटबंदी एक बड़ा स्कैम भी निकल चुका है। और इसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही अहंकार से लेकर ये निर्णय लिया। ये कैसा अहंकार है जिसमें वित्त मंत्री शामिल नहीं थे निर्णय में? ये कैसा अहंकार है जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर शामिल नहीं थे? ये कैसा अहंकार है कि जिसमें कोई अर्थव्यवस्था की प्रिपरेशन नहीं की गई? ये कैसा अहंकार है कि लोगों को बोल रहा है कि थोड़ा और कष्ट सही है, लेकिन 100 लोगों की मौत हो चुकी है। किसी अमीर परिवार के घर पे मृत्यु हुई है नहीं, गरीब के परिवार में हुई है। जो सोल्जर है उसके परिवार में मृत्यु हुई है। तो ये अहंकार से पूरा देश आज भुगत रहा है। और राहुल गांधी जी ने आज गोवा में कहा भी है कि इस अहंकारी निर्णय से पूरे देश और ग्रामीण क्षेत्र में आग लग चुकी है। लेकिन गौरव, राष्ट्रपति से मुलाकात का मकसद, जो आप लोगों का हस्तक्षेप की मांग, क्या पूरा होता दिखेगा? क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने कहा कि ज़रूरत नहीं थी राष्ट्रपति के पास जाने की। सीताराम येचुरी ने साफ कहा कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उनके पास बहुत सीमित अधिकार, और ऐसे में ये जो कदम था इसका कोई मतलब नहीं था। देखिए, आज राष्ट्रपति जी से मिलने का उद्देश्य क्या था कि सत्ता पक्ष आज विपक्ष को बोलने नहीं दे रही। अगर आप वो सारे विपक्षी दल के नेताओं से ये प्रश्न करेंगे तो वो इस बात से सहमत होंगे। मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि सत्ता पक्ष के नेता चर्चा होने के समय पे वो हाउस को डिस्टर्ब करेंगे। ये आपके स्क्रीन राज्यसभा लोकसभा में दोनों देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के लोग न्यूज़पेपर और पोस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं हाउस के चर्चा को भंग करने के लिए। तो आज हमने अपनी बात रखी। इस बात रखते हुए कुछ दल थे, कुछ दल नहीं थे, लेकिन सारे विपक्षी दल इस बात से सहमत है। गौरव का आखिरी सवाल, कहा जाता है कि इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष यानी कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच में संवाद लगभग खत्म हो चला था, लेकिन आज आखिरी दिन जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री से मिले किसानों की मांग को लेकर, लोग ये कहते हैं, कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि अगर ये कदम पहले उठाया गया होता तो शायद सत्र में तस्वीर कुछ और होती और काम भी होता और बहस भी अच्छी होती। देखिए, आपके द्वारा लोगों को जानना अनिवार्य है कि पार्लियामेंट के सत्र को चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की थी। नोटबंदी के समय पे सत्ता पक्ष चाहती थी तो विपक्षी दल के साथ मिल बैठ के एक रास्ता निकाल सकते थे, और ये पिछले हफ्ते हुआ भी था। सत्ता पक्ष मांग चुकी थी कि विपक्षी दल की नो रूल्स के अंतर्गत जो चर्चा होगी उन्होंने वो स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी जी पहला वक्तव्य रखना चाहते हैं तो अपने बात से मुकर गए। आज राहुल गांधी जी और कांग्रेस दल
दूसरे मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के पास गए, किसान की बात लेके, ग्रामीण क्षेत्र की बात लेके प्रधानमंत्री के पास गए। नोटबंदी पर चर्चा नहीं थी कि ग्रामीण और किसान की जो समस्या है, पिछले यूपीए सरकार ने कर्जा माफ किया था। हमारी ये अपेक्षा है कि ये सरकार भी कर्जा माफ कर पाएगी हमारे ग्रस्त किसानों के लिए। शुक्रिया गौरव, आपने वक्त दिया और इस अहम मसले पर हमारे साथ चर्चा में जुड़े। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। की कार्रवाई आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। नोटबंदी के मसले पर पूरे सत्र में दोनों सदनों में गतिरोध रहा और इस हालात पर राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने सभी पक्षों से आत्मनिरीक्षण करने की अपील की। Honorable members, the 241st session of the Rajya Sabha शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने लगातार अवरोध पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सभी पक्षों ने नियमों का उल्लंघन किया है। I would not have to repeat what I said at the conclusion of the 221st session in December 2013. My hope stands belied. Regular and continuous disruptions characterized this session. The symbolism of dignified protest, so essential for orderly conduct of parliamentary proceedings, was abandoned. सभापति ने सभी पक्षों से आत्मविश्लेषण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि गतिरोध की वजह से आमजनों से जुड़े प्रश्न सदन में नहीं उठ सके। All sections of the House need to introspect on the distinction between dissent, disruption, and agitation. The House functioned on the first day of the session and had a useful discussion on demonetization on November 16 and on November 24, which remained inconclusive. सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि सदन में सिर्फ दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देते समय ही शांति रही। उन्होंने कहा कि सदन में कार्यवाही सिर्फ पहले दिन ही चल सकी। सभापति ने ये भी कहा कि नोटबंदी पर सिर्फ 16 नवंबर और 24 नवंबर को चर्चा हो सकी, लेकिन वो भी अधूरी रही। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा की कार्रवाई को भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन सदन में करीब पूरे शीतकालीन सत्र में ज्यादा वक्त गतिरोध ही दिखा। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि सत्र के दौरान सदन में 21 बैठकों में मात्र 19 घंटे ही कामकाज हुआ और अवरोध के चलते 92 घंटे का कीमती समय बर्बाद हुआ। लोकसभा में सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पेश किए गए, वहीं कर अधिनियम संशोधन विधेयक और निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक पारित किया गया। मुझे आशा है कि आगामी सत्रों में कोई व्यवधान नहीं होगा और हम सभी बेहतर ढंग से कार्य करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप सार्थक चर्चाएं एवं सकारात्मक विचार विमर्श होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि करप्शन के खिलाफ सरकार की कोशिश का विपक्ष विरोध कर रहा है। कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दल खुद को देश से भी ऊपर समझते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अफसरशाही को लोगों को परेशान न करने की हिदायत दी गई है। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अवरोध के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पहले विपक्षी दल घोटालों के खिलाफ संसद को बाधित करते थे, अब ये विरोध काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के प्रयासों के लिए हैं। ट्रेजरी बेंच
भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है, और विपक्ष में ज्यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नोटबंदी से हो रही परेशानी 50 दिन के बाद धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी से पुराना हिसाब किताब नहीं मांगा जाएगा। 8 नवंबर के बाद जो भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये डिजिटल व्यवस्था के कारण ये संभव होगा। और देश व्यक्ति जी ये अफसरशाही का जुल्म सहने को तैयार नहीं है। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है, पुराना कोई पोस्टमार्टम नहीं करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1971 में वांचू समिति ने नोटबंदी की सिफारिश की थी, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार ने इस पर अमल नहीं किया। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी में देश की 99% जनता पिस रही है। उन्होंने ये बात गोवा की एक रैली में कही। गोवा में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। राहुल ने कहा कि नोटबंदी सिर्फ ड्रामा है और इसमें करप्शन और कालेधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। उन्होंने नोटबंदी को गरीब और ईमानदार लोगों पर हमला बताया। नोटबंदी का फैसला हिंदुस्तान के 99% ईमानदार लोगों पे हमला है। हिंदुस्तान की कैश इकोनॉमी पे हमला है। हिंदुस्तान के कमजोर लोगों पर हमला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की। पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के तौर पर वो प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने किसानों की दिक्कतें दूर करने को कहा। राहुल ने गेहूं से आयात शुल्क हटाने को भी किसान विरोधी कदम बताया। उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों से जुटाए गए इन मांग पत्रों का मुद्दा शुक्रवार को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के सामने रखा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी संसद की कार्यवाही शुरू होने से ठीक पहले ही प्रधानमंत्री से मिलने संसद भवन स्थित उनके दफ्तर पहुंचे। राहुल ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले 2 साल में किसानों की हालत बदतर हो गई है और सूखे ने कई किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से किसानों का कर्ज माफ करने, उनकी फसल की वाजिब कीमत दिलाने और बिजली का बिल हाफ करने की मांग की। जिस प्रकार सरकार ने 1,40,00,000 करोड़ रुपए, 1,40,000 करोड़ रुपए माफ किए, उसी प्रकार किसानों के लिए वो कर्जा माफ करें। पंजाब के हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट थे, यूपी के पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कर्नाटका की बात उठाई गई, महाराष्ट्र की बात उठाई गई। राहुल गांधी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उनकी बात गौर से सुनी, लेकिन कर्ज माफी पर कोई आश्वासन नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने बात एक्सेप्ट की कि किसान की जो सिचुएशन है गंभीर है, और कर्जा माफ के बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं, सुना। दरअसल राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा की थी। इसमें किसानों से 2 करोड़ मांग पत्र जुटाए गए। ऐसी यात्रा पंजाब में भी हुई और वहां भी 30 लाख किसानों ने मांग पत्र भरकर अपनी समस्या बताई थी। इस बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद किसानों को खाद बीज मिलने में दिक्कतें आ रही हैं। इससे रबी की बुआई पर असर भी पड़ रहा है। That will definitely affect the entire sowing operation of the rabi, and it might affect the total production and productivity, because if the quality seed is not purchased and used, quality fertilizer is not used, I think that will affect. शरद पवार ने कहा कि किसान सहकारी बैंकों पर पूरी तरह निर्भर हैं, लेकिन वहां नकदी की कमी से किसानों को कर्ज नहीं मिल पा रहा। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगी और नोटबंदी की संवैधानिकता समेत 9 सवाल तय किए गए हैं। कोर्ट ने लोगों को राहत देने की बात सरकार पर छोड़ दी। साथ ही इस मामले में निचली अदालतों में सुनवाई पर भी रोक लगा दी है। इधर काले धन के खुलासे के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कल से शुरू होगी। नोटबंदी से जुड़ी अधिसूचना की वैधता पर अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ विचार करेगी। ये पीठ अधिसूचना से जुड़े 9 सवालों पर सुनवाई करेगी। इसमें अधिसूचना की संवैधानिकता के अलावा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन और फैसले को बिना तैयारी के साथ लागू करने का सवाल शामिल है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ
कई हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इस मामले की अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होगी। ये गवर्नमेंट को अपना प्रूडेंस और विजडम देख के उनको देखना है। इस स्टेज पे कोई कमेंट करना ठीक नहीं होगा। ये मैटर उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच द्वारा ये मैटर सुना जाएगा। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। साथ ही हर हफ्ते 24,000 रुपए निकासी की तय सीमा पर अमल हो। शीर्ष अदालत ने सरकारी यूटिलिटी केंद्रों में पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि को बढ़ाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को डिसाइड ना करते हुए ये बात गवर्नमेंट के पाले में डाल दी है कि वो इस मामले को लेके, क्योंकि उन्होंने ही प्रॉब्लम क्रिएट करी है, तो वो ही पब्लिक के लिए इस प्रॉब्लम को दूर करें। इस बीच जिला सहकारी बैंक में जमा 8,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट को बदलने के लिए सरकार तैयार हो गई है। इस बात के बारे में केंद्र ने कोर्ट में जानकारी दी। इसके साथ ही लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी कि अगले साल 30 मार्च तक बैंकों में जमा अघोषित आय का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खुलासा किया जा सकता है। अगर आपने इनकम को घोषित किया तो उसके बाद सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या ऐसा कोई अन्य जो टैक्स के लॉ है उसके लिए इसको नहीं माना जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और वगैरह वगैरह उसमें लिखे हैं जो 4-5 ऐसे एक्ट है जो क्रिमिनल प्रकार के हैं, उसमें से इस एक्ट से इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। वहीं काले धन पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने ऐसे खातों से निकासी के लिए पैन नंबर और फॉर्म 60 देना अनिवार्य कर दिया है, जिनमें 5 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा है या नोटबंदी के बाद 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे जमा किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार 30 दिसंबर के बाद कैश निकासी की समीक्षा करेगी। अभी एक हफ्ते में 24,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। इस बीच नोटबंदी के बाद आयकर विभाग के छापों में 393 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी और सोना जब्त किया गया है। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी जांच एजेंसियों ने 290 से ज्यादा मामलों में छापेमारी की है। इसमें 316 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जब्त की गई है। इसमें 80 करोड़ रुपए के नए नोट हैं। इसके अलावा 76 करोड़ रुपए की कीमत का सोना भी पकड़ा गया है। साथ ही बैंकों में बड़ी मात्रा में राशि जमा करने वालों को 3,000 से ज्यादा नोटिस भेजे गए हैं। सरकार ने काले धन के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई ईमेल आईडी जारी की है। Total seizure of 393 crore. Talking that admitted concealed income on the basis of these surveys is about 2,600 crores. So this is absolutely based on credible information and after analyzing the data with our data bank. शुक्रवार को भी पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी जब्त की गई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने नेल्लोर के एक होटल से 1 करोड़ 54 लाख रुपए के नए नोट बरामद किए। वहीं महाराष्ट्र के वासिम से पुलिस ने 41 लाख रुपए जब्त किए हैं। इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 10-11 लोक होते, त्याच्याविषयी काही सविस्तर सांगू शकलो नाही। त्याबाबतची माहिती आम्ही इन्कम टॅक्स विभागाला दिली आहे आणि सर्व पुढची कारवाई करता ही रक्कम त्यांच्याकडे सकाळी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात येईल। नोटबंदी के बीच डिजिटल लेन देन की सुविधा देने वाली ई वॉलेट कंपनी पेटीएम ने शिकायत दर्ज कराई है कि 15 ग्राहकों ने उसके साथ 6,15,000 रुपए की धोखाधड़ी की है। सीबीआई ने इस बारे में मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से मंजूरी के साथ ही निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2016 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई। विधेयक में विशेष तौर पर सक्षम लोगों के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में रिजर्वेशन 3 से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। साथ ही ऐसे लोगों के साथ भेदभाव पर 2 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो चुका है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बीच मुलाकात पर चीन की आपत्ति भारत ने खारिज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस कार्यक्रम में दलाई लामा और राष्ट्रपति की मुलाकात हुई वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। 10 नवंबर को हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ था। भारत ने कहा कि दलाई लामा सम्मानित आध्यात्मिक नेता हैं। चीन ने कहा था कि भारत को चीन की चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। भारत जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। कांटे के मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 गोल की बराबरी पर थीं। ऑस्ट्रेलिया ने मैच के 14वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर गोल
को तब्दील किया और बढ़त बनाई, लेकिन भारतीय टीम ने वापसी करते हुए 42वें और फिर 48वें मिनट पर गोल कर बढ़त दिला ली, लेकिन मैच के आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने गोल कर बराबरी कर ली। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा, जिसमें भारत के सामने बेल्जियम होगा। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट के नुकसान पर 284 रन बना लिए। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। उसके 2 विकेट महज 21 रन पर गिर गए और उसके बाद मोइन अली ने जोई रूट और बैरस्टो के साथ मिलकर पारी संभाली। इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली ने 120 और बेन स्टोक 5 रन बनाकर नाबाद हैं। भारत की ओर से तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने 1 और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।